आइए एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस देखते हैं जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या होता है बच्चों? कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस ऐसा होता है जैसे कि 8-10 लोग, मतलब कुछ लोग, कम से कम 10 लोग मिलके किसी जो बिज़नेस है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि जो प्रोडक्शन हो रहा है कहीं पे, ठीक है, होल सेल में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद मिडिल मैन के थ्रू वो जो है प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाएगा और रिटेलर उसको अपना मार्जिन रख के उसको बेचेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मान लो जब प्रोडक्शन हुआ उस चीज़ का, कोई भी प्रोडक्ट है, वो 5 रुपये की कॉस्ट आई, एक है ना, एक एक उसकी प्रोडक्ट की, मान लो एक सोप ही है, ठीक है, साबुन है जिसको बनाने में 5 रुपये लगे, लेकिन मिडिल मैन अपना खर्चा निकालेगा, फिर रिटेलर अपना खर्चा निकालेगा, ठीक है। उसके बाद जो अल्टीमेट जो कस्टमर है उसके पास आते आते वो साबुन कितने रुपए का हो जाएगा? 10 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 5 रुपये जो देने पड़ रहे हैं एक्स्ट्रा, किसको? कंज्यूमर को। तो इसकी बचत के लिए वो क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है कांटेक्ट कर लेते हैं, किससे? जो होलसेल जो कंपनी है या फिर जो फैक्ट्री है या फिर इंडस्ट्री है जहाँ से जो फिनिश गुड्स आ रहे हैं, वहाँ वो उनसे संपर्क करके वो माल लार्ज क्वांटिटी में ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके वो 5 रुपये का प्रॉफिट उनको मिलता रहता है। और ये जो सोसाइटी है, ये जो मेंबर्स हैं, उनके लिए ही काम करती है ना। और ये वेलफेयर के लिए है, ये सर्विस के लिए है, ना कि प्रॉफिट अर्निंग के लिए है, ठीक है। और इसमें क्या होता है बच्चों कि सारे अकाउंट मेंटेन करने ज़रूरी हैं और ये रजिस्टर करना ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए इसको गो थ्रू कर देते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलेंट्री पीपल वर्किंग फॉर अ कॉमन पर्पस, ठीक है। जो अपने आप ये वॉलेंट्री होता है कि हम एक सोसाइटी बना लेते हैं, ठीक है। कॉमन पर्पस होता है उसका, विद द एम टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल ऑफ द मेंबर। तो उनको एक इकोनॉमिकली और सोशली जो भी होता है उसको बेनिफिट होता है, किसको? मेंबर्स को, जो उसके मेंबर्स हैं। इट मस्ट बी, इसको प्रोटेक्ट करता है, इसका प्रोटेक्ट क्या क्या इसका एम है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलेंटरी पीपल वर्किंग फॉर अ कॉमन पर्पज विद द एम टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल ऑफ द मेंबर। सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए ये संस्था बनाई जाती है। इट मस्ट बी इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर, ठीक है, सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग ये सोसाइटी पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती है, ठीक है। और इसमें मेन मोटिव क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर, ठीक है बच्चों। इन द फर्म द मेन मोटिव इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट, मैंने बताया अर्निंग प्रॉफिट इसका मोटिव नहीं है, बट द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज म्यूचुअल हेल्प। म्यूचुअल हेल्प मीन्स एक तो इकोनॉमिक हेल्प हो जाए उनको, जो उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था वो हट जाए, और एक सोशल इंटरेस्ट, उनका सोशल इंटरेस्ट है, सामाजिक इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको भी वो इसमें लेते हैं। इट वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल, ये इनका एक नारा होता है कि ईच फॉर ऑल, हम सब सबके लिए हैं, एंड ऑल फॉर ईच, और सारे हमारे लिए, एक के लिए है, एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये इनका नारा होता है, इनका एक मोटिव होता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री फॉर म्यूचुअल हेल्प, ये वॉलेंट्री बनती है ना, आपस में लोग अपने आप बना लेते हैं इसको, और ये क्या होता है? म्यूचुअल हेल्प के लिए होती है। अ मिनिमम ऑफ 10 persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कम से कम इसमें 10 मेंबर चाहिए बच्चों, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए हमें कम से कम 10 मेंबर चाहिए। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ कंपल्सरी, ठीक है, पार्टनरशिप में कंपल्सरी नहीं था रजिस्ट्रेशन, पर इसमें क्या होता है? कंपल्सरी है। एंड द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, तो सारे मेंबर अपनी कैपिटल इसमें लगाते हैं, बिजनेस में शेयर करते हैं कैपिटल को अपनी क्षमता के अनुसार, उनका जितना कैपेबिलिटी है उतनी कैपिटल वो लगा के इस बिजनेस को बिल्डअप करते हैं। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन रेस लोन अल्सो फ्रॉम द बैंक, और रेस मीन्स टेक, ठीक है, वो लोन भी ले सकते हैं, ठीक है, किससे? बैंक से वो लोन भी ले सकते हैं। अब इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं फीचर्स के माध्यम से कि इसके फीचर्स क्या हैं, कॉर्पोरेट सोसाइटी के फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट वही था, वॉलंटरी एसोसिएशन है ये, ठीक है। द मेंबरशिप ऑफ a cooperative society is voluntary. A person is free to join a cooperative society if he has common interest and can also
लीव एनी टाइम एंड वेन एवर दे डिसाइड और डिज़ायर, सो बाय गिविंग अ नोटिस। एक नोटिस दे के वो क्या जा भी सकते हैं, तो इसमें आना भी आसान है और जाना भी आसान है। हैज़ अ कॉमन इंटरेस्ट एंड कैन ऑल्सो लीव एनी टाइम, कभी भी जा सकते हैं, ठीक है। वेन एवर दे डिज़ायर, जब उनको इच्छा हो वो इसको लीव कर सकते हैं इस सोसाइटी को। लीगल स्टेटस बच्चों क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इसका कंपल्सरी है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट्स सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है बच्चों, मैंने पहले ही बताया था। इसमें क्या होता है कि बिजनेस को अलग समझा जाता है और बिजनेसमैन को अलग समझा जाता है, ठीक है। कुछ भी अगर फ़ायदा हो रहा है तो बिजनेसमैन को नहीं बोलेंगे, बिजनेस को हो रहा है और फिर उससे बिजनेसमैन को वो चीज़ें मिलती हैं, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी उसको माना जाता है हमारे बिजनेस को, ठीक है। विच मीन्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। सोसाइटी अलग है और उसके मेंबर अलग हैं, ठीक है। इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, ठीक है, अपने नेम से ये प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में भी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी एंटर कर सकते हैं इन इट्स ओन नेम, अपने नाम से। द डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेबिलिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट अफेक्ट, ठीक है, अगर कुछ इसमें होता है तो ये अफेक्ट नहीं होती है एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो इनकैपेबिलिटी है ऑफ एनी पार्टनर की डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनी हुई है, अगर किसी की डेथ हो जाए, इनकैपेबिलिटी हो जाए, कोई चला जाए तो ये बंद नहीं होती है। फिर है लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई है इस बिजनेस में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेस में, उतने ही वो लाइबल हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी जो पर्सनल एसेट्स है वो लाइबल होती हैं। कंट्रोल क्या होता है इसमें बच्चों, इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। जो मेंबर्स हैं, जितने 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, उसी में से किसी एक को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, माने चुना जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। इलेक्टेड मतलब चुना जाता है, उसमें से क्या, मैनेजिंग कमेटी। द कमेटी इज इलेक्टेड थ्रू वोटिंग बाय मेंबर्स। इससे क्या होता है, वोटिंग होती है, ठीक है, उसके प्रति कि भाई कौन इसका मैनेजिंग जो है, कौन मैनेज करेगा, कौन इसका हेड बनेगा, जो सारी एक्टिविटी को देखेगा। तो उसके लिए जो मेंबर्स हैं आपस में वोटिंग करते हैं और फिर क्या होता है, एक मैनेजिंग कमेटी बन जाती है, इलेक्टेड होती है वोटिंग से, ठीक है। फिर है सर्विस मोटिव। द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर एंड नॉट बी अर्न प्रॉफिट। सबसे बड़ा इसका पॉइंट क्या है कि सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना इस जो बिजनेस है इसका मोटिव है, नॉट कि प्रॉफिट अर्न करना इसका मोटिव नहीं है। अगर प्रॉफिट होता है तो सारे मेंबर्स में इसके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनके रेशियो के अकॉर्डिंग। अर्निंग प्रॉफिट इज द सेकेंडरी मोटिव ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो सर्विस की, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड to their capital ratio, limited to their capital ratio, ठीक है। तो इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके पॉइंट देख लेते हैं क्योंकि सारे पॉइंट सेम वैसे थोड़ा रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि मेरिट्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। सबसे पहला इक्वलिटी इन वोटिंग राइट्स, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा कि इक्वल वोटिंग का राइट है। तो इसमें जो फीचर्स के कुछ पॉइंट है वो हम लिख देंगे। लिमिटेड लायबिलिटी आपको पता ही है, ठीक है, जितना उनका कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो फीचर्स में हमने पढ़ लिया उसके पॉइंट आप लिख सकते हैं। स्टेबल एग्जिस्टेंस, कोई कुछ भी हो जाए, डेथ हो जाए, इनकेपेबल हो जाए, ठीक है, चला जाए, इससे ये बंद नहीं होती है, हमने पढ़ लिया फीचर्स में। सम एज अबाउट लीगल स्टेटस, फीचर्स इसमें हम लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है बच्चों इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, पैसों की बचत की जाती है। इकोनॉमिकल मतलब जो आर्थिक रूप से इसमें सहायता मिलती है, फंक्शनिंग की जाती है। एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द मेंबर देम सेल्फ। सारी जो एक्टिविटी होती है वो कौन करते हैं, मेंबर देम सेल्फ, खुद ही करते हैं। एंड वाइल परचेजिंग गुड्स और रॉ मटेरियल मिडिल मैन आर एलिमिनेटेड, सो दिस हेल्प्स
इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। इसमें क्या होता है, जो मिडिल मैन होते हैं, ठीक है, उनको हटा दिया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। सारे काम ये खुद ही करते हैं, इसलिए ये हेल्प करता है रिड्यूसिंग द कॉस्ट। किसी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक, ये बहुत बड़ा स्टॉक मेंटेन नहीं करते हैं। द कस्टमर्स और प्रोड्यूसर्स देमसेल्व्स आर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, यही इसके मेंबर होते हैं। कौन? कस्टमर्स और प्रोड्यूसर्स देमसेल्व्स आर द मेंबर ऑफ सोसाइटी, हैंस द रिस्क ऑफ द बैड डेब्ट इज लोअर। यहाँ पे जो बैड डेब्ट की रिस्क है वो लोअर होती है, क्योंकि कस्टमर और प्रोड्यूसर, ठीक है, ये कौन होते हैं? मेंबर होते हैं सोसाइटी के, देमसेल्व्स, हैंस द रिस्क ऑफ द बैड डेब्ट इज लोअर। देयर इज सेविंग इन एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आल्सो। तो इससे क्या होता है कि लोअर जो एडवर्टाइजिंग है और सेलिंग का जो एक्सपेंसेस है वो हमारा बच जाता है। बैड डेब्ट इज लोअर, देयर इज सेविंग इन एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो बच्चों, आपने देखा इस तरह से ये एक इकोनॉमिकल बिजनेस है, फंक्शनिंग इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंक्शनिंग करता है, क्योंकि हमारा जो एडवर्टाइजिंग का खर्चा है, ठीक है, वेयर हाउसिंग का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है, ये सब खर्चे इसमें इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि इसमें इतना स्टॉक लेते ही नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है मेंटेन लार्ज स्टॉक, नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक, ठीक है। और जो कस्टमर्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, देमसेल्व्स एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ये सारे ही क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। अलग सोसाइटी बनती है, वैसे वैसे उनके मेंबर होते हैं, और वह सारी जो एक्स्ट्रा जो हमारा कॉस्ट जाता है किसी प्रोडक्शन में, वो इसको मिनिमाइज करते हैं और कम कॉस्ट पे अच्छा प्रोडक्ट हमको उपलब्ध कराते हैं। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, और क्या होता है? गवर्नमेंट से भी इसको सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस बेनिफिट्स टू सोसाइटीज इन द फॉर्म ऑफ लोअर टैक्सेस, लोअर इंटरेस्ट रेट, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट भी और जो टैक्स है वो भी इसमें छूट मिलती है, तो गवर्नमेंट भी पूरा सपोर्ट इसको करती है। नेक्स्ट, ठीक है, अगर लोन लेते हैं बच्चों तो हमको पूरा सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, एंड गेट सब्सिडीज एट्सेट्रा, हमको सब्सिडीज मिलती है। अगर हमें इतनी सारी फैसिलिटी मिलती हैं तो हमारा नेचुरली हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हम जो भी बिजनेस में लगे हुए हैं कॉर्पोरेट सोसाइटी के, जो भी है, हाउसिंग का है या रॉ मटेरियल का है, ठीक है, या मार्केटिंग का है, कुछ भी है, उसमें हमको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ईजी टू प्रमोशन, सम एज वॉलंटरी एसोसिएशंस फीचर्स। देखिए, ईजी टू फॉर्मेशन में क्या होता है कि इसको बनाना बहुत आसान है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? जो वॉलंटरी एसोसिएशन फीचर्स थे ना इसके, वो इसमें लिख देंगे, क्योंकि ये कुछ मेंबर्स जुड़ के इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हैं, तो इसमें से किसके फीचर आएंगे? इसके वॉलंटरी एसोसिएशन का जो फीचर्स हमने पढ़ा था वो इसमें हम लिख देंगे। बाकी आप समझ में आएगी, आप मन से भी कुछ पॉइंट लिख सकते हो कि इसकी जो प्रमोशन है वो ईजी है। डीमेरिट्स क्या होता है बच्चों? इसमें डीमेरिट्स ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द मेंबर इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस, एंड लो डिविडेंड आल्सो डिस्करेज मेंबर्स फॉर द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस टू द सोसाइटी, क्योंकि प्रॉफिट के लिए नहीं है ये, ठीक है, तो लो डिविडेंड आता है, ठीक है, कई प्रॉफिट होता भी है, कभी नहीं भी होता है, तो ये क्या करता है? डिस्करेज करता है मेंबर को। और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि कई बार बहुत हाई फाई जो पैसे वाले लोग ही नहीं जुड़ते सोसाइटी से, बहुत कम एवरेज वाले लोग भी जुड़ते हैं, तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, ठीक है, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाई इट्स मेंबर्स ओनली, मेंबर्स वर्किंग ऑन वॉलंटरी बेसिस मे बैक नेसेसरी, ठीक है, तो वो मे लेक नेसेसरी एक्सपर्टाइज एंड स्किल्स, उनके पास लैक ऑफ जो एक्सपर्टाइज होते हैं किसी चीज़ के, वो स्किल्स के, वो इसमें कमी रह जाती है, क्योंकि वो कोई एक्सपर्ट तो होते नहीं है किसी चीज़ में, और मैनेजरल जो एक्टिविटी होती हैं उनमें एक्सपर्ट चाहिए, जो मार्केट का एक्सपर्ट हो, ठीक है, जो रॉ मटेरियल का कि कहाँ से क्या रॉ मटेरियल लिया जाए, इस तरह की बातें हैं, कई तरह की बातें हैं मार्केट को चलाने के लिए, बिजनेस को सेल आउट करने के लिए, वहाँ परचेज करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, इन इफिशिएंट मैनेजमेंट इनका हो सकता है, क्योंकि सारे मेंबर इस चीज़ में फील्ड में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए बोला है कि ये वॉलंटरी बेस है, मे लेक नेसेसरी एक्सपर्टाइज, ठीक है, एक्सपर्टाइज मिलना मुश्किल है, जो स्किल्स एक्सपर्ट हों हर स्किल्स में, ठीक है, लीडिंग टू इनएफिशिएंसी इन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, तो ये इसका एक क्या पॉइंट है? डीमेरिट्स है, इसका एक डिसएडवांटेज है।
लैक ऑफ सिक्रेसी, सिक्रेसी तो कहाँ से रहेगी, सारे मेंबर हैं इसमें, ठीक है, और सारी चीज़ें ओपन है, अकाउंट बनते हैं। तो इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन देयर आर ओपन डिसीजन इन द मीटिंग बाय मेंबर्स, इनमें ओपन मीटिंग होती है। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन सिक्रेसी अबाउट ऑपरेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ सिक्रेसी मेंटेन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब कुछ इसमें ओपन में मीटिंग होती है, ओपन में सारे काम होते हैं, सारे मेंबर्स इसमें जुड़ते हैं, मेंबर्स के लिए है ये जितने मेंबर्स इसमें होते हैं। तो इसीलिए लैक ऑफ सिक्रेसी इसमें एक डिमेरिट्स आता है। गवर्नमेंट कंट्रोल, जब गवर्नमेंट हेल्प करती है इस बिजनेस में, टैक्सेस में, और सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, इंटरेस्ट कम दे, तो नेचुरली है उसका रोल भी होगा हमारे बिजनेस में, ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस उसमें रोल होगा उसका। देयर इज एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इन द इंसेंशियल फॉर अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू गेट्स इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एंड टू सबमिट इट्स अकाउंट विद द रजिस्ट्रार। तो ये सारे अकाउंट जो है ऑडिट होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, ताकि कोई फ्रॉड ना हो, ठीक है, वो इतना छूट दे रहे हैं, है ना, और इंटरेस्ट भी कम ले रहे हैं, लोन में भी वो उनको बहुत सारे उनको सुविधाएं दे रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट का इसमें क्या होता है, कंट्रोल होता है। अब है डिफरेंस ओपिनियंस, ठीक है, डिफरेंस ओपिनियन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज अ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर द वेलफेयर में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मेंबर्स एंड मैनेजिंग कमेटी। अब इतने मेंबर हैं, घर में 4 मेंबर होते हैं, उनमें भी तालमेल बिठाना मुश्किल होता है, तो यहाँ 10 मेंबर तो मिनिमम हैं, तो सबके विचार एक जैसे हो कोई ज़रूरी नहीं है, तो उनके डिफरेंस ओपिनियन होते हैं, उनके कारण क्या होता है, कुछ रिजिड हो जाते हैं कि इस तरह काम ऐसा होना चाहिए, तो जो रिजिड उनका जो ओपिनियन होता है उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकता है, ये भी एक इसका डिमेरिट्स है। जनरली द सेल्फिश मोटिव ऑफ द मेंबर्स स्टार्ट्स डिमोनेटिंग एंड दे फॉरगेट द सर्विस मोटिव। जो कुछ ऐसे मेंबर होते हैं सेल्फिश टाइप के, वो क्या करते हैं, डोमिनेटिंग करते हैं इस सोसाइटी बिजनेस को, और वो क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमारा जो फर्स्ट मोटिव है इसका वो सर्विस मोटिव है, नॉट ए मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इसका हमने समझ लिया है पूरा मेरिट्स और डिमेरिट्स। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कितने टाइप के हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कैन बी क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट है बच्चों कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकंड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, फिर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये इसके पार्ट्स हैं बच्चों। यस बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट सेम वैसे थोड़े रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि मेरिट्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। सबसे पहला है इक्वलिटी इन वोटिंग राइट्स, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा कि इक्वल वोटिंग का राइट है, तो इसमें जो फीचर्स के कुछ पॉइंट है वो हम लिख देंगे। लिमिटेड लायबिलिटी आपको पता ही है, ठीक है, जितना उनका कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो फीचर्स में हमने पढ़ लिया उसके पॉइंट आप लिख सकते हैं। स्टेबल एग्जिस्टेंस, कोई कुछ भी हो जाए, डेथ हो जाए, इनकेपेबल हो जाए, ठीक है, चला जाए, इससे ये बंद नहीं होती है, मैंने पढ़ लिया फीचर्स में। सम एज अबाउट लीगल स्टेटस, फीचर्स इसमें हम लिख देंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है बच्चों इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, पैसों की बचत की जाती है। इकोनॉमिकल मतलब जो आर्थिक रूप से इसमें सहायता मिलती है, फंक्शनिंग की जाती है। एज मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाई द मेंबर देमसेल्फ। सारी जो एक्टिविटी होती है वो कौन करते हैं, मेंबर देमसेल्फ, खुद ही करते हैं। एंड वाइल परचेजिंग गुड्स और रॉ मटेरियल मिडिल मैन आर एलिमिनेटेड, सो दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। इसमें क्या होता है, जो मिडिल मैन होते हैं, ठीक है, उनको हटा दिया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है, सारे काम ये खुद ही करते हैं, इसलिए ये हेल्प करता है रिड्यूसिंग द कॉस्ट। किसी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं। द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक, ये बहुत बड़ा स्टॉक मेंटेन नहीं करते हैं। द कस्टमर्स और प्रोड्यूसर्स देमसेल्व्स आर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, यही इसके मेंबर होते हैं, कौन, कस्टमर्स और प्रोड्यूसर्स देमसेल्व्स आर द मेंबर ऑफ सोसाइटी। हैंस द रिस्क ऑफ द बैड डेब्ट इज लोअर। यहाँ पे जो बैड डेब्ट की रिस्क है वो लोअर होती है, क्योंकि कस्टमर और प्रोड्यूसर
ठीक है, ये कौन होते हैं? मेंबर होते हैं सोसाइटी के themselves. Hence the risk of the bad debt is lower. There is saving in advertising and selling expenses also. तो इससे क्या होता है कि लोअर जो एडवर्टाइजिंग है और सेलिंग का जो एक्सपेंसेस है वो हमारा बच जाता है. बैड डेप्ट इज लोअर, देयर इज सेविंग इन एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस. तो बच्चों आपने देखा इस तरह से ये एक इकोनॉमिकल बिजनेस है, फंक्शनिंग इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंक्शनिंग करता है, क्योंकि हमारा जो एडवर्टाइजिंग का खर्चा है, ठीक है, वेयर हाउसिंग का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है, ये सब खर्चे इसमें इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि इसमें इतना स्टॉक लेते ही नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है मेंटेन लार्ज स्टॉक, नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक. ठीक है, और जो कस्टमर्स हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, देमसेल्व्स एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, ये सारे ही क्या होते हैं? मेंबर होते हैं. अलग सोसाइटी बनती है वैसे वैसे उनके मेंबर होते हैं, और वे सारी जो एक्स्ट्रा जो हमारा कॉस्ट जाता है किसी प्रोडक्शन में, वो इसको मिनिमाइज करते हैं और कम कॉस्ट पे अच्छा प्रोडक्ट हमको उपलब्ध कराते हैं. सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, और क्या होता है? गवर्नमेंट से भी इसको सपोर्ट मिलता है. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस बेनिफिट्स टू सोसाइटीज इन द फॉर्म ऑफ लोअर टैक्सेस, लोअर इंटरेस्ट रेट. ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट भी और जो टैक्स है वो भी इसमें छूट मिलती है, तो गवर्नमेंट भी पूरा सपोर्ट इसको करती है. नेक्स्ट, ठीक है, अगर लोन लेते हैं बच्चों तो हमको पूरा सपोर्ट करती है गवर्नमेंट. एंड गेट सब्सिडीज एट्सेट्रा, हमको सब्सिडीज मिलती है. अगर हमें इतनी सारी फैसिलिटी मिलती हैं तो हमारा नेचुरली हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हम जो भी बिजनेस में लगे हुए हैं कॉर्पोरेट सोसाइटी के, जो भी है, हाउसिंग का है या रॉ मटेरियल का है, ठीक है, या मार्केटिंग का है, कुछ भी है, उसमें हमको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा. ईजी टू प्रमोशन, सम एज वॉलंटरी एसोसिएशंस फीचर्स. देखिए, ईजी टू फॉर्मेशन में क्या होता है कि इसको बनाना बहुत आसान है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? जो वॉलंटरी एसोसिएशन फीचर्स थे ना इसके, वो इसमें लिख देंगे, क्योंकि ये कुछ मेंबर्स जुड़ के इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हैं. तो इसमें से किसके फीचर आएंगे? इसके वॉलंटरी एसोसिएशन का जो फीचर्स हमने पढ़ा था वो इसमें हम लिख देंगे. बाकी आप समझ में आएगी, आप मन से भी कुछ पॉइंट लिख सकते हो कि इसकी जो प्रमोशन है वो ईजी है. डीमेरिट्स क्या होता है बच्चों? इसमें डीमेरिट्स ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द मेंबर इज द ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंस, एंड लो डिविडेंड आल्सो डिस्करेज मेंबर्स फॉर द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस टू द सोसाइटी. क्योंकि प्रॉफिट के लिए नहीं है ये, ठीक है, तो लो डिविडेंड आता है. ठीक है, कई प्रॉफिट होता भी है, कभी नहीं भी होता है, तो ये क्या करता है? डिस्करेज करता है मेंबर को. और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि कई बार बहुत हाई फाई जो पैसे वाले लोग ही नहीं जुड़ते सोसाइटी से, बहुत कम एवरेज वाले लोग भी जुड़ते हैं, तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वो नहीं कर पाते हैं. ठीक है, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट. ठीक है, द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाई इट्स मेंबर्स ओनली. मेंबर्स वर्किंग ऑन वॉलंटरी बेसिस मे बैक नेसेसरी. ठीक है, तो वो मे लेक नेसेसरी एक्सपर्टाइज एंड स्किल्स. उनके पास लैक ऑफ जो एक्सपर्टाइज होते हैं किसी चीज़ के, वो स्किल्स के, वो इसमें कमी रह जाती है, क्योंकि वो कोई एक्सपर्ट तो होते नहीं है किसी चीज़ में. और मैनेजरल जो एक्टिविटी होती हैं उनमें एक्सपर्ट चाहिए, जो मार्केट का एक्सपर्ट हो, ठीक है, जो रॉ मटेरियल का कि कहाँ से क्या रॉ मटेरियल लिया जाए, इस तरह की बातें हैं, कई तरह की बातें हैं मार्केट को चलाने के लिए, बिजनेस को सेल आउट करने के लिए, वहाँ परचेज करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, इन इफिशिएंट मैनेजमेंट इनका हो सकता है, क्योंकि सारे मेंबर इस चीज़ में फील्ड में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. इसलिए बोला है कि ये वॉलंटरी बेस है. मे लेक नेसेसरी एक्सपर्टाइज. ठीक है, एक्सपर्टाइज मिलना मुश्किल है, जो स्किल्स एक्सपर्ट हों हर स्किल्स में. ठीक है, लीडिंग टू इनएफिशिएंसी इन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट. तो ये इसका एक क्या पॉइंट है? डीमेरिट्स है, इसका एक डिसएडवांटेज है. लैक ऑफ सिक्रेसी. सिक्रेसी तो कहाँ से रहेगी? सारे मेंबर हैं इसमें, ठीक है, और सारी चीज़ें ओपन है, अकाउंट बनते हैं. तो इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन देयर आर ओपन डिसीजन इन द मीटिंग बाय मेंबर्स. इनमें ओपन मीटिंग होती है. सो इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन सिक्रेसी अबाउट ऑपरेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. यहाँ सिक्रेसी मेंटेन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब कुछ इसमें ओपन में मीटिंग होती है, ओपन में सारे काम होते हैं, सारे मेंबर्स इसमें जुड़ते हैं, मेंबर्स के लिए है ये जितने मेंबर्स इसमें होते हैं. तो इसीलिए लैक ऑफ सिक्रेसी इसमें एक डीमेरिट्स आता है. गवर्नमेंट कंट्रोल. जब गवर्नमेंट हेल्प करती है इस बिजनेस में, टैक्सेस में, और सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है,
इंटरेस्ट कम दे तो नेचुरली है उसका रोल भी होगा हमारे बिजनेस में, ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस उसमें रोल होगा उसका। देयर इज एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इन द इंसेंशियल फॉर अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टू गेट्स इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ऑफ द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एंड टू सबमिट इट्स अकाउंट विद द रजिस्ट्रार। तो ये सारे अकाउंट जो हैं ऑडिट होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ताकि कोई फ्रॉड ना हो, ठीक है, वो इतना छूट दे रहे हैं, है ना, और इंटरेस्ट भी कम ले रहे हैं, लोन में भी वो उनको बहुत सारे उनको सुविधाएं दे रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट का इसमें क्या होता है, कंट्रोल होता है। अब है डिफरेंस ओपिनियंस, ठीक है, डिफरेंस ओपिनियन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज अ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर द वेलफेयर में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मेंबर्स एंड मैनेजिंग कमेटी। अब इतने मेंबर हैं, घर में 4 मेंबर होते हैं, उनमें भी तालमेल बिठाना मुश्किल होता है, तो यहाँ 10 मेंबर तो मिनिमम है, तो सबके विचार एक जैसे हो कोई ज़रूरी नहीं है, तो उनके डिफरेंस ओपिनियन होते हैं, उनके कारण क्या होता है, कुछ रिजिड हो जाते हैं कि इस तरह काम ऐसा होना चाहिए, तो जो रिजिड उनका जो ओपिनियन होता है उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकता है, ये भी एक इसका डीमेरिट्स है। जनरली द सेल्फिश मोटिव ऑफ द मेंबर्स स्टार्ट्स डिमोनेटिंग एंड दे फॉरगेट द सर्विस मोटिव। जो कुछ ऐसे मेंबर होते हैं सेल्फिश टाइप के, वो क्या करते हैं, डोमिनेटिंग करते हैं इस सोसाइटी बिजनेस को, और वो क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमारा जो फर्स्ट मोटिव है इसका वो सर्विस मोटिव है, नॉट ए मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इसका हमने समझ लिया है पूरा मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कितने टाइप के हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कैन बी क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट है बच्चों कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकंड प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, फिर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये इसके पार्ट्स हैं बच्चों। आइए बच्चों अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमने इसको स्टार्ट कर लिया था, अब इसके टाइप देखेंगे, और ये इसके टाइप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। देखिए, एक है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, फिर प्रोड्यूसर्स, फिर कौन सी है मार्केटिंग, और फिर उसके बाद है क्रेडिट, जो है क्रेडिट जो होता है उधार उसकी सोसाइटी है, और फिर है फार्मिंग और हाउसिंग, ठीक है। सब में हम कोऑपरेटिव लगा देंगे, सोसाइटी लगा देंगे, जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। आ जाइए, फर्स्ट है बच्चों कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि हमारी जो ये सोसाइटी है कोऑपरेटिव, ये किसके लिए है, नॉट फॉर प्रॉफिट। इसका फर्स्ट मोटिव है सर्विस करना, ठीक है। जो हमारा मतलब कम चीज़, जो ज़्यादा किसी चीज़ को लेने के लिए जो ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ये सोसाइटी बनाई जाती है, और जो मेंबर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करना इसका मेन मोटिव होता है। ऐसे ही जो कंज्यूमर, ठीक है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर हैं, जैसे हम लोग हैं, कोई चीज़ को हम कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए सोसाइटी बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम कंज्यूमर हैं, कोई चीज़ का प्रोडक्शन हुआ 5 रुपये में, ठीक है, मिडिल मैन के पास आएगी, ठीक है, फिर मार्केट में जो रिटेलर हैं उनके पास आएगी, ऐसे करते करते उसका प्राइस जो है 10 रुपये हो गया। तो जो ये 5 रुपये हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है, एज ए कंज्यूमर। बनी तो वो चीज़ 5 रुपये में थी, ठीक है, लेकिन हमारा वहाँ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं था। हमारे पास आते आते जो मिडिल मैन हैं, रिटेलर हैं, और बहुत सारे खर्चे ट्रांसपोर्ट के हो गए, इन चीज़ों को एडवर्टाइजमेंट हो गया, इन सब को करते करते हमारा जो प्राइस की जो कॉस्ट थी वो 5 से 10 रुपीज़ हो गई। तो एज ए कंज्यूमर हमें 5 रुपीज़ ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं। तो इन 5 रुपये को बचाने के लिए, ठीक है, इसी तरह के जैसे 5 रुपीज़ है, यहाँ पे एग्जांपल दिया, ऐसे ही जो एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ता है उसको बचाने के लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है, ठीक है। तो आइए इसे देख लेते हैं। दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स हु जॉइन टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडिल मैन, ठीक है। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी purchase goods directly from the manufacturer and sell them to the members at reasonable price.
टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। जो मैंने आपको बताया कि वो जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे ये परचेज कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, और फिर अपने जो उनके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो जुड़े हुए हैं इस सोसाइटी से, उनको वो कम दाम में रिजनेबल प्राइस पे उनको प्रोवाइड करती है वो चीज़ें, जैसे कि फूड कॉर्प्स, ठीक है, एक ग्रॉसरी स्टोर्स है ना। तो ये भी ऐसा ही बिजनेस है जो कंज्यूमर्स के बिहाफ पे बना हुआ, उनको बेनिफिट देने के लिए बना हुआ है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है बच्चों, सेम ऐसा ही है जैसे वहाँ कंज्यूमर था मेन मोटिव, यहाँ प्रोड्यूसर है। कुछ प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जिनको रॉ मटेरियल प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं होता या हाई रेट पे होता है प्रोवाइड, फिर क्या होता है उनका जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का वो मैक्सिमम हो जाता है मिनिमम होने के बजाय, और फिर उसका प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है। तो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं स्मॉल नॉट फॉर बिग प्रोड्यूसर, जो स्मॉल प्रोड्यूसर हैं वो एक सोसाइटी बना लेते हैं, और अब जो उनका रॉ मटेरियल है, इनपुट्स है बिजनेस का, जो जिस तरह का बिजनेस है उसके लिए ये सोसाइटी इनको हेल्प प्रोवाइड करती है। तो आ जाइए एक बार देखते हैं। सोसाइटीज़ फॉर्म फॉर द प्रोवाइडिंग गुड्स क्वालिटी, ठीक है, गुड्स क्वालिटी एंड लो प्राइस एंड रॉ मटेरियल। ये क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं गुड्स की क्वालिटी जो है किस पे, लो प्राइस पे, मैंने कहा ना प्राइस लो होंगे, एंड रॉ मटेरियल्स एंड अदर इनपुट्स मशीन्स एसेट्रा, जो भी प्रोडक्शन में चाहिए रॉ मटेरियल हैं, मशीन्स हैं, जो भी इनपुट्स चाहिए वो ये क्या करती हैं कम प्राइस में प्रोवाइड करती हैं गुड क्वालिटी के, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पे क्या था, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही थी। तो देखिए, द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द गुड्स सोल्ड बाय ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और जो प्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, जो सेल होता है प्रोडक्ट बनने के बाद, तो ये आपस में मेंबर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि APPCO एंड हरियाणा हैंडलूम प्रोवाइड। तो इसी तरह की फैसिलिटी एक एग्जांपल के माध्यम से हमने देखा कि APPCO जो है एक सोसाइटी है जो इसी तरह के प्रोड्यूसर्स को हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। ये सोसाइटी नाम से ही पता लग रहा है मार्केटिंग में हेल्प करती है, ठीक है। सपोज करिए हम जो ग्रामीण एरिया में गए, रूरल एरिया में गए हम वहाँ पे, और वहाँ पे जो वहाँ की महिलाएं हैं, लेडीज़ें हैं, वो टोकरी टाइप के ऐसे कुछ बनाती हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो अपने फ्री टाइम पे वो उनको बना के रखती हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि वो मार्केट में सेल नहीं होती, जितनी प्राइस उनकी लगती है वो उनको रिसीव नहीं होती है, और उनका जो मिनिमम कॉस्ट है वो निकल नहीं पाता, क्योंकि वो मार्केट में इतना जाना करना और ट्रांसपोर्ट का चार्ज है, वेयर हाउसिंग का, इस तरह का उनसे नहीं हो पाता। तो ये सोसाइटी क्या होती है, उनसे परचेज कर लेती है, ठीक है, और उनके प्रोडक्ट को पैकिंग करके, ठीक है, ट्रांसपोर्ट को अवेलेबल करा के, इस तरह से जो उनका मार्केट है वहाँ उसको अवेलेबल कराती है एक अच्छे प्राइस में। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ठीक है, जो गांव के लोग हैं, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं, बना रहे हैं घर में, है ना, उनको ये हेल्प करती है। हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट एट प्रॉफिट, ठीक है। अब गांव की महिलाएं हैं, कुछ बना रही हैं, तो वो कहाँ सेल करने जाएंगी, एट ए प्रॉफिट पे, तो ये उसमें हेल्प करती हैं। द आउटपुट ऑफ ऑल द स्मॉल प्रोड्यूसर इज़ ब्रॉट टुगेदर, ठीक है, तो इसको परचेज कर लिया जाता है, ठीक है, एंड सोल्ड एट द बेस्ट प्राइस। सच सोसाइटीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स। मैंने बताया ना, छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो छोटी छोटी चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन उनका जो मार्केट में सेल होना, उनके लिए उतना सेल करके और इतना प्रॉफिट लेना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो इतनी जानकारी नहीं रखते। तो ये उनसे परचेज कर लेते हैं ताकि उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो ये है मार्केटिंग सोसाइटी। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले यहाँ पे और इसको समझ लेते हैं। देखिए, इट परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शन, सच है जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, वेयर हाउसिंग का, ठीक है, पैकेजिंग का, ठीक है, तो इस तरह के जो काम हैं ये करती हैं। द प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर रेस्पेक्टिव सेल। और प्रॉफिट, तो ये लाइन जो है ना, द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो हमेशा ही हर सोसाइटी में ही होता है कि वो जो मेंबर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है रेस्पेक्टिव सेल्स होती है, या फिर प्रोड्यूसर है तो प्रोडक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उनको सेल कर देती हैं। जैसे कि अमूल का नाम बहुत फेमस है, ठीक है, अमूल मीन्स आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये भी क्या करती है,
जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं जो मिल्क प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, गाय के भैंस के, तो उनसे ये दूध वो मार्केट में आके सेल नहीं कर सकते, उनको इतना प्राइस नहीं मिलता, तो ये क्या करती है, उनसे दूध ले लेती है, ठीक है, सभी लोगों से कांटेक्ट करती है, वहाँ से दूध एक अपना ले लेती है और फिर अपनी पैकिंग करके इनको मार्केट में बेचती है। तो ये हो गई अमूल, जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है। इसका नाम बहुत चला है, दूध दही सब कुछ इसका आ रहा है, तो ये उसी से खरीदती है और उनको एक अच्छा प्राइस देती है जिनसे ये दूध लेती है, ठीक है। ऐसे ही क्या है, KCMFF, ये केरला की है, ठीक है, केरला कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, ये भी यही काम करती है और काफ़ी इसका नाम है। और ये भी जो उस एरिया के छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर हैं, दूध का प्रोडक्शन करते हैं गाय भैंस का, वो कलेक्ट कर लेती हैं और फिर मार्केट में उनको सेल करती हैं। तो ये इस तरह से ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये पैकिंग में और वेयर हाउसिंग में, है ना, तो इस तरह की हेल्प करके उस प्रोडक्ट को उसको बचाती भी है ख़राब होने से। दूध जल्दी ख़राब हो जाएगा तो उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव का यूज़ करके और उसको सेव करके और फिर पैकेटों में पैक करके उनको कंज्यूमर को प्रोवाइड करती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्रेडिट मीन्स उधार देने वाली सोसाइटी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इनको कम रेट में, फ्री में तो नहीं लेकिन कम रेट में उनको जो है उधार मिल जाता है। अगर वो कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये यहाँ संपर्क कर सकते हैं। ऐसे जो लोग हैं जिनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट में अगर कुछ चाहिए तो वो इस सोसाइटी से जुड़ जाते हैं। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पीपल्स विथ लिमिटेड, ठीक है, मीन्स हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अरेंज क्रेडिट एंड लोन्स, जिनको लोन नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता, उनको ये हेल्प करती हैं। दिस सोसाइटीज प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब हेल्प करती है उनको, ठीक है, ऐसे लोगों को हेल्प करते हैं जिनको लोन प्रोवाइड नहीं हो पाता है, टू इट्स मेंबर एट वेरी रिजनेबल टर्म्स, ठीक है। मैंने कहा ना उनका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसलिए वो रिजनेबल जो है टर्म्स पे उनको देती हैं। द क्रेडिट कोऑपरेटिव फाउंड बाय फार्मर्स इज़ नोन एज रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो फार्मर्स के लिए होती हैं उनका नाम क्या है, रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड इन अर्बन एरियाज आर नोन एज अर्बन बैंक्स। तो जो शहरी लोगों के लिए है उनको अर्बन्स बैंक के नाम से जानते हैं, और जो ग्रामीण लोग हैं, फार्मर्स हैं, उनको जो दी जाती है रूरल एरिया में, उनको रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से हम जानते हैं। देखो बच्चों, इसका एग्जाम्पल है एक, इसका जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका एग्जाम्पल है PACS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये महाराष्ट्र की है ये वाली सोसाइटी। बिजनेस जो करती है ये ऐसे ही काम करती है, जो हमारे जिनको हेल्प चाहिए फार्मर्स को, चाहे वो रूरल एरिया के हों चाहे वो अर्बन एरिया के हों, तो उनको ये कम रिजनेबल प्राइस पे उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करती हैं। तो ये हो गई कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है, किसानों के लिए, किसानों को जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स हैं, उनके लिए ये सोसाइटी बनी हुई है। आइए देखते हैं। सोसाइटीज़ फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग फार्मर्स बेटर इनपुट्स एट रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है, टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उनको बढ़ाने के लिए उनको रीजनेबल कॉस्ट पे ये उनकी हेल्प करती है, प्रोवाइडिंग करती है फार्मर्स को, ठीक है, इनपुट्स। द फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। इसको एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फार्मर कहाँ होते हैं, एग्रीकल्चर करने के लिए होते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ फार्मिंग कोऑपरेटिव्स, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो फार्मिंग जो कॉपरेशन है उसको कॉपरेट करना, जो फार्मर्स हैं। हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर्स टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ मैकेनिज्म फार्मिंग। जो मैकेनिज्ड फार्मिंग है उनकी तरह उनके प्रोडक्शन के लिए, उनको ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, वो अपने जो खेती बाड़ी है उसको कैसे और अच्छे से ग्रो करें, ठीक है, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, इस तरह की उनको हेल्प की जाती है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ठीक है। इसमें देखिए और पॉइंट हैं और इसको हम पढ़ लेंगे, पहले इसका एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहले पढ़ लेंगे। प्रोवाइडिंग इम्प्रूव सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इरिगेशन एटसेट्रा अदर मॉडर्न टेक्निक। मैंने सारा आपको बता दिया
कि जितनी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं फार्मिंग में वो सारी ये हेल्प करती हैं। प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू वेपन्स, और जो यूज होते हैं यहाँ, वेपन्स मीन्स हथियार होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई वैसे वाले हथियार नहीं, लड़ाई वाले जो वेपन्स जो हमारे एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, ट्रैक्टर वगैरह जो भी है, वो इन चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं और उसमें क्या करते हैं, इकोनॉमिक उनको सिक्योरिटी मिलती है। जैसे कि इसकी एक जो सोसाइटी है वो है IFFCO, दैट मीन्स इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये भी क्या करती है, एग्रीकल्चर इनपुट्स में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, और ये बहुत लार्जेस्ट जो है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र है ये वाली जो है FFCO, ठीक है, ये सोसाइटी। तो इसमें दूसरी एक है KRIBHCO, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, ये फर्टिलाइज़र इनको प्रोवाइड करती है। फर्टिलाइज़र के लिए बहुत नाम है इसका, लेकिन जो IFFCO बहुत फेमस है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट जो फर्टिलाइज़र है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है। तो इस तरह से ये फार्मर को पूरी तरह से सपोर्ट करती है, उनको जो जो चीज़ चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स उनको इम्प्रूव करने के लिए फर्टिलाइज़र है ना, इरीगेशंस हैं, ठीक है, इन सब में इनकी हेल्प करती है। अब नेक्स्ट और लास्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब आपको आइडिया हो ही गया होगा ये सोसाइटी किस चीज़ की है, हाउसिंग के लिए। सबको एक घर चाहिए रहने के लिए, ठीक है, अच्छी कंडीशन में। तो ये क्या करती हैं, उनको इंस्टॉलमेंट पे पैसे लेके और उनको या तो प्लॉट प्रोवाइड कराती हैं या फिर कंस्ट्रक्शन करा के उनको घर बना के देती हैं। आ जाइए, दिस सोसाइटीज़ आर फॉर्म टू प्रोवाइड रेजिडेंशियल एकोमोडेशन टू देयर मेंबर। दिस सोसाइटीज़ परचेज अ बिग प्लॉट ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्ट प्लॉट्स ऑन दैट and sell them plot to its members. All installment and जो installment है, all installments and easy terms, installment पे मिलता है उनको, और easy जो terms condition होती हैं उस पे मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल पे देख लेते हैं हम, बुरहानी प्लेस, क्या है ये, C मतलब कोऑपरेटिव, ठीक है, H मतलब हाउसिंग सोसाइटी, एस मतलब सोसाइटी लिमिटेड। तो बुरहानी प्लेस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ऐसे ही है शिव कृपानंदन स्वामी विहार CHS लिमिटेड, मतलब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो ये ऐसी कुछ सोसाइटी के एग्जांपल हैं जो लोग एक साथ बहुत लार्ज अमाउंट में पे नहीं कर सकते अपने हाउस के लिए, उनको ये हेल्प करती हैं, और ये उनको क्या करती हैं, इंस्टॉलमेंट पे एक सुविधा देती हैं, और इजी टर्म्स एंड कंडीशन है, बहुत हाई रूल्स और रेगुलेशन इसमें नहीं होते हैं, ऐसे ही टर्म्स होते हैं, कंडीशन इसमें कि वो आदमी उसको फुलफ़िल करके एक अपना घर या प्लॉट ले सकता है। तो आज इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी।